हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप। इस वीडियो में हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में अपवाह तंत्र जिसमें कि दक्षिण भारत की नदियों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले भी हम लोग अपवाह तंत्र का अध्ययन कर रहे थे जिसमें कि गंगा नदी तंत्र और फिर ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया था। उन सभी पिछले वीडियो को देखने के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक क्लिक करके उसे देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं दक्षिण भारत की नदियाँ। दक्षिण भारत की नदियों को शुरू करने से पहले आप अपना एटलस ज़रूर खोल लीजिएगा और उसमें जो है जो भी हम बताएं उसमें आप अपने एटलस में मार्क करते चले जाइए। साथ में ही अगर कुछ इम्पॉर्टेंट लगे तो उसको वहीं पे नोट भी कर लीजिएगा। और हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छे लग रहे हो तो आप उसको चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए ताकि जो है मेरा उत्साह भी बना रहे साथ में ही। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं दक्षिण भारत की नदियों में। दक्षिण भारत की जो नदियां हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियां भी कहते हैं इसको। भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट के द्वारा होता है, जैसा कि इससे पहले हम लोगों ने देख लिया था पश्चिमी घाट के बारे में। तो ये है पश्चिमी तटीय मैदान, यहीं पे आपका पश्चिमी घाट है जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं। ठीक है, मैप में पश्चिमी घाट द्वारा जो है इसका विभाजन होता है। मुख्य जल विभाजक यही है जो पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि ये उत्तर से लेकर के दक्षिण तक ये यहाँ पर इस तरीके से हमें पश्चिमी घाट दिखाई दे रहा है। प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर नदियाँ जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, उसके बाद कावेरी, ये पूर्व की ओर बहती हैं। ठीक है, ये आप अगले मैप में देखिए इस तरीके से, जैसे है यहाँ पे आपकी महानदी, गोदावरी, उसके बाद कृष्णा, और इसी के और साउथ में नीचे की तरफ जाएंगे तो हमें वहाँ पे कावेरी भी देखने को मिलती है। तो इस तरीके से ये नदियाँ जो हैं जो पूर्व की तरफ बहती हैं और नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण भी करती हैं। प्रायद्वीपीय भारत में नर्मदा, ताप्ती एवं माही जो मुख्य नदियाँ हैं वो पश्चिम की ओर, यानी कि हम देखते हैं उसको तो वो बंगाल की खाड़ी के बजाय अरब सागर में गिरती हैं। तो इसको ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें अक्सर पूछा भी जाता है, तो इसको ध्यान से देखिएगा क्या क्या नाम है उसका। नर्मदा, ताप्ती और माही ये मुख्य नदियां हैं जो कि पश्चिम की ओर गिर रही हैं, किसमें, अरब सागर में गिर रही हैं, और ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं, ज्वार नद मुख का। ये क्या होता है डेल्टा और ज्वारनदमुख, आगे चल करके इसको हम देखेंगे, चर्चा करेंगे इस पे डिटेल में। ठीक है, नर्मदा नदी का जो उद्गम है मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से इसका उद्गम होता है। कौन सी, नर्मदा नदी, जो कि आप यहाँ पर मैप में देख पा रहे हैं। ये कुछ नदियाँ हैं जो पूर्व की ओर गिर रही हैं, जिसमें हम कुछ मुख्य नदियों का अध्ययन कर रहे हैं। जिसमें से एक तो हो गई नर्मदा, दूसरी हो गई तापी और तीसरी माही। यहीं पे देखिए एक ये ऊपर है साबरमती, और यहाँ राजस्थान की जो नदी है एक लूनी नदी है। तो ये कुछ मुख्य नदियाँ हैं। मांडवी को भी हम देखेंगे, मांडवी जुआरी, तो ये दोनों हैं जो इम्पॉर्टेंट है उसको हम देखेंगे। तो अभी हम देख रहे हैं किसको, केवल अभी हम बात कर रहे हैं नर्मदा नदी की। तो नर्मदा नदी जो है ये अमरकंटक चोटी से निकलती है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से। ठीक है, उसके बाद हम देखें अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की यह सबसे बड़ी नदी है। ठीक, इसके बाद इसके उत्तर में हमको विंध्याचल पर्वत, यानी कि जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नर्मदा नदी का उद्गम यहाँ पे हो रहा है कहीं पे। ठीक है, तो ये है, तो उसके उत्तर में विंध्याचल का पर्वत और दक्षिण में हमको सतपुड़ा का पर्वत देखने को मिलता है। तो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीचों बीच में कौन सी नदी बह रही है, नर्मदा नदी बह रही है। इसके उत्तर में हमने देख लिया विंध्याचल और सतपुड़ा, इन दोनों पर्वतों के बीच में भ्रंश घाटी है जिससे होकर के नर्मदा नदी बहती है। नर्मदा नदी का पश्चिम की ओर बहाव का कारण भ्रंश घाटी से होकर के प्रवाहित होना है। ठीक है, इसीलिए वो पश्चिम की ओर बहती चली जाती है। नर्मदा नदी की लंबाई अगर उसकी बात करें तो कितनी है, 1312 किलोमीटर। तो ये है नर्मदा नदी की लंबाई।
इसका जल ग्रहण का जो क्षेत्र है वो है टोटल 98,796 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने के कारण नर्मदा नदी अपने मुहाने पर एस्चुअरी का निर्माण करती है, यानी कि यहाँ पे जहाँ ये गिरती है अरब सागर में, तो वहाँ पे एस्चुअरी का निर्माण करती है। ठीक है, जबलपुर के निकट संगमरमर शैल संगमरमर के जो पत्थर हैं, संगमरमर शैलों में नर्मदा नदी गहरे गार्ज से होकर के बहती है। जहाँ यह नदी तीव्र ढाल से गिरती है वहाँ धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। जैसा कि आप इसमें भी देख पा रहे हैं, यहाँ है आपका अमरकंटक, और यहाँ उत्तर में आपको मिलेगा विंध्याचल पर्वत, और दक्षिण में आपको मिलेगा सतपुड़ा का पर्वत, और ये जो है इसी के बीच से भ्रंश घाटी से होते हुए यहाँ अरब सागर में गिर रही है। और इसी की बात हम कर रहे हैं कि जबलपुर के निकट, यानी कि जो जबलपुर है यहाँ पे, जबलपुर के निकट संगमरमर शैलों में नर्मदा नदी गहरे गार्ज से बहती है। जहाँ यह नदी तीव्र ढाल से गिरती है, यहीं पर धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। ठीक है, ये बड़ा मैप है। ये गुजरात वाला क्षेत्र आप समझ गए होंगे कि ये हम तटीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं, जहाँ पे मध्य प्रदेश और सीधे जो इस नदी को लेकर के हम इस मैप का हमने सर्च करके यहाँ पे अपलोड किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं आगे कि ताप्ती नदी, नर्मदा तो नदी हो गई है, हमने लगभग इसके सारी चीज़ें लगभग देख ली हैं। ये इसके बाद हम आगे बात करें तो ताप्ती नदी के बारे में देखते हैं। तो ताप्ती नदी जो है वो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई के निकट सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है। जैसा कि इससे पहले वाला जो हम जिसमें सभी नदियों का उल्लेख कर रहे थे, तो आप यहीं पे इसको देख लीजिए। नर्मदा के बाद हम ताप्ती का जिक्र कर रहे हैं। ताप्ती में हम देखते हैं कि ये जो है नदी, ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के किस जिले से, बैतूल जिले के मुल्ताई के निकट सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। इसी के जस्ट नीचे आप देख पा रहे होंगे, ये है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल। ठीक है, ताप्ती नदी के उद्गम स्थल नर्मदा के जस्ट नीचे, उसके ठीक नीचे नर्मदा तो निकल रही थी वहाँ से अमरकंटक से, और ताप्ती नदी जो है ये निकल रही है मुल्ताई के निकट जो सतपुड़ा पहाड़ियों से, ये इसको निकल रही निकास है। ठीक है, इसकी लंबाई जो है वो 724 किलोमीटर है। वहीं पे हम नर्मदा की लंबाई कितनी देखे थे, 1312 किलोमीटर देखे थे। तो और ताप्ती की लंबाई 724 किलोमीटर है। ठीक है, इसका अपोहा क्षेत्र 65,145 वर्ग किलोमीटर है। ताप्ती का कितना, 65,145, और नर्मदा का कितना था, 98,796 था। तो इससे छोटी नदी है, छोटे वर्ग क्षेत्रफल में ये फैली भी हुई है। तो इस तरीके से हमने इसको देख लिया। अब आगे इसी में देखते हैं कि ताप्ती जो नदी है ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से प्रवाहित होती हुई यह भी नदी अरब सागर में गिरती है। यह भी एस्चुअरी का निर्माण करती है। इसके बाद अब हम बात करें तो इन दोनों नदियों के बाद में, तो नर्मदा और ताप्ती के बाद में हम बात करते हैं गोदावरी नदी की। तो गोदावरी जो नदी है ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। अगर उसमें हम बात करते हैं तो देखते हैं कि 1400 लगभग ये 65 किलोमीटर के समथिंग इसकी लंबाई है। यहाँ पे आप इसको 65 कर लीजिएगा, 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यह नदी महाराष्ट्र में मुंबई के निकट नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। जैसा कि आप यहाँ पे मैप में देख पा रहे होंगे, तो त्र्यंबकेश्वर से ये नदी निकल रही है। कौन सी नदी, गोदावरी नदी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि दक्षिण मध्य भारत को पार करके ये दक्षिण पूर्व की ओर बहती है। देखा, ये मध्य भारत से, यहाँ से दक्षिण मध्य भारत से पार करते हुए ये आ रही है पूरा यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में ये नदी गिर रही है। प्रायद्वीपीय नदियों में गोदावरी का जो अपवाह तंत्र है ये सबसे बड़ा है। ठीक है, सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र में हम देखें, नदी द्रोणी का लगभग 50% भाग महाराष्ट्र में ही है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक तथा पुडुचेरी
में स्थित है। पुडुचेरी को मिलाकर के टोटल अगर हम बात करें तो लगभग ये कितने राज्य हो गए, 8 राज्यों से होकर के बह रही है। ठीक है, कौन कौन से, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक तथा पुडुचेरी में स्थित है। ठीक है, इसके बाद देखें हम गोदावरी में अनेक सहायक नदियां आकर के मिलती हैं, तो वो कौन कौन सी नदियां हैं, उसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि उस नदियों में जो गोदावरी से आके मिल रही हैं उसमें सबसे पहली है पूर्णा, वर्धा और फिर प्रणहिता, प्रणहिता के बाद मंजीरा तथा बेनगंगा। ये 5 नदियां आकर के इससे मिलती हैं, जिसमें कौन कौन सी थी आपकी, पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजीरा और बेनगंगा। तो ये 5 नदियां आकर के इससे गोदावरी नदी से मिलकर के फिर बहती हैं। तो इसको हमने देख लिया। अब आगे हम लोग जो देखते हैं गोदावरी नदी के बाद, गोदावरी नदी में कुछ पॉइंट और भी देख लेते हैं इसमें, कि इसका जो विस्तार है गोदावरी नदी का, विस्तार के कारण इसे ही दक्षिण की वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। दक्षिण गंगा भी कहते हैं या वृद्ध गंगा के नाम से भी इसको जानते हैं। ये तो हो गया टोटल हमारा गोदावरी। इसके बाद हम एक और महत्वपूर्ण नदी का अध्ययन करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि कृष्णा नदी। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर से ये निकलती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर से निकलती है। इसकी जो लंबाई है टोटल वो है 1400 किलोमीटर। ये 1400 किलोमीटर में बहती है। ठीक है, तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मुसी तथा भीमा, ये इसकी 5 जो है सहायक नदियां हैं। ये मुख्य सहायक नदियां हैं। ठीक है, इसकी जो द्रोणी की बात करें हम, तो इसकी द्रोणी में हम देखते हैं कौन कौन से हैं राज्य आते हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। टोटल ये 4 राज्यों से इसकी द्रोणी हमें देखने को मिलती है। कृष्णा नदी अक्सर विवादित भी रही है। हम देखते हैं इसका विवाद आंध्र प्रदेश और कर्नाटका और महाराष्ट्र के मध्य में हुआ था 1957 में। इसके पानी को लेकर के हुआ था कि इसके पानी के बंटवारे को लेकर के, इसके निपटारे के लिए कई मतलब जो है कई बैठक हुई। सुप्रीम कोर्ट के कई न्यायाधीश इसको लेकर के बैठे और अंत में जाकर के कृष्णा नदी जल विवाद पर 2 विभिन्न न्यायाधिकरणों का गठन भी किया जा चुका था और फिर फाइनल डिसीजन आता है आगे चल करके। फिर हम देखते हैं इसके बाद कृष्णा नदी के बाद में जो एक अन्य महत्वपूर्ण जो नदी है वो है महानदी। महानदी की चर्चा करें तो महानदी मध्य पूर्व भारत की नदी है। ठीक है, ये मध्य पूर्व भारत की नदी है। कौन सी, महानदी, जो छत्तीसगढ़ में सिहावा पहाड़ी से निकल करके पूर्व की ओर बहती है। कहाँ से, ये देखिए यहाँ पे जो है ना, ये सिहावा है, सिहावा छत्तीसगढ़ में। तो सिहावा से निकल करके ये फिर आती है और जो है गिर गई है ये बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होती है, निकास इसका स्थल है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये महानदी के बारे में। महानदी जो है आगे चल कर के ये 858 किलोमीटर की लगभग लंबाई तय करती है। इसकी नदी छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में प्रवाहित होते हुए पारादीप के पास में बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। तो इस तरीके से हमने ये जो महत्वपूर्ण नदी है इसकी भी हमने चर्चा कर ली। अब आगे हम देखते हैं कि इसके बाद में जो नदी है वो है कावेरी नदी। कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी के पहाड़ियों से निकल करके 805 किलोमीटर लंबाई तथा 87,900 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई है। जैसा कि आप यहाँ से देख पा रहे हैं, ये है इसकी पूरी लंबाई लगभग। ठीक है, कितनी, 805 किलोमीटर की लंबाई ये तय करती है पूरी की पूरी। ठीक है, जो कि कहाँ से निकल रही है, ये कर्नाटका के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकल गई है ये। और उसके बाद ये पूरा क्षेत्र देख रहे हैं आप, जिस तरीके से ये बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर गई है। यह तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यहाँ पे तिरुचिरापल्ली है, वहीं पे ये इसका निकास स्थल है। इसके बाद हम बात करें, इसका अपवाह क्षेत्र जो है वो केरल है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है। उसके बाद संघ शासित प्रदेश जो हमने बात करी थी पुडुचेरी,
पुडुचेरी में विस्तृत है। पहाड़ी से नीचे उतरने के बाद हम देखते हैं कि कावेरी नदी दक्कन के पठार में प्रवाहित होते हुए यह जैसा कि यहाँ से पहाड़ी से उतर गई है, पहाड़ी से उतरने के बाद यह सीधे अब हम देखते हैं कहाँ पे, श्रीरंगपट्टनम में शिव समुद्रम एवं शिव सागर श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करते हुए ये निर्माण करती है। कावेरी नदी की जो मुख्य सहायक नदियां हैं उसमें हम बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं अमरावती नदी है, अमरावती है, भवानी है, हेमावती है और काबिनी है। ये 4 मुख्य प्रमुख नदियां हैं जो कि कावेरी नदियों की मुख्य सहायक नदियों में इसका नाम आता है। इसके बाद हम देखें कि भारत में आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जलप्रपात है वो कावेरी नदी पर ही बना है। ठीक है, सबसे बड़ा जलप्रपात, इसे शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। शिव समुद्रम प्रपात द्वारा उत्पादित जो विद्युत है मैसूर, बेंगलोर तथा कोलार स्वर्ण क्षेत्र को प्रदान की जाती है। जो यहाँ से विद्युत उत्पादन किया जाता है वो तीनों क्षेत्रों में, कहाँ कहाँ पे, वो मैसूर, बेंगलोर और कोलार के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। ऐश्वर्य जल की ऐसी ऐश्वर्य के बारे में कि ऐश्वर्य जल की ऐसी अर्ध संलग्न तटीय स्थलाकृति है जिसे जहाँ पे नदियों द्वारा बहाकर लाए गए मलबे बह करके समुद्र में चले जाते हैं। इस प्रकार के समुद्र तथा नदियों के मिलान बिंदु को एस्चुरी कहते हैं। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी एस्चुरी कौन सी है, वो सेंट लॉरेंस नदी की सबसे बड़ी एस्चुरी है। तो ये हमने भारत के संदर्भ में जितनी नदियां थी, जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे, जो भी एग्जाम के नज़रिए से सबसे इम्पॉर्टेंट नजरिए रखे जाते हैं जो प्रश्न, उसमें से ये हमने देख लिया। उसके बाद जो कुछ भी कुछ और टॉपिक जो बचते हैं नदियों से लेकर के, वो हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। तो हम इसको यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू।